गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के एमसीक्यूज के बारे में कि चैप्टर 1 में एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे और आपको उन्हें कैसे टैकल आउट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज को। तो लेट्स गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। तो बेटे इसका आंसर होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कहना ये चाह रहा है कि जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर वो ऊंची जगहों पर जाने पर लोगों के कम क्यों हो जाती है ब्लड में। तो क्योंकि ऊपर जाने में हमें क्या पता है, जब हम किसी हिल पर जाते हैं तो हिल पे जाने से प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन यहाँ पे कम मिलेगी। प्रेशर कम होने की वजह से इस जगह पर लेस ऑक्सीजन रहेगी। ठीक है, जब लेस ऑक्सीजन रहेगी तो आपको वहां पे चक्कर आने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम एनोक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर रहेगा हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से वहां पे आपको डिफिकल्टी होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए बेटे, सिंपल एक होता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बेटे, ये है वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, तो वॉल्यूम जो होता है ना बेटे, वो टेम्परेचर पे अफेक्टेड होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इतना है, ठीक है, कितने पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। क्या किया मैंने? इसे हीट कर दिया। तो हीट करने पे बेटे पता है क्या हुआ होगा? यहाँ से जो वॉल्यूम है वो कम हो गया होगा। अब ये वॉल्यूम बचा, ये आया 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको क्या पता चला कि जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है ऑन हीटिंग पर, तो मोलैरिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है इसकी। तो वो कौन सा फैक्टर होगा जो चेंज इन टेम्परेचर पे अफेक्ट होगा? तो उसका आंसर होगा मोलैरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इन अ मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट शो नेगेटिव डेविएशन। तो बेटे ध्यान दीजिए, हमारे पास नेगेटिव डेविएशन की क्या कंडीशन होती थी? तो हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए जो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी थी। तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा वो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बराबर होगा, लेकिन कमजोर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। यानी कि ये स्ट्रांग होना चाहिए। अब ढूंढिए ये यहाँ कहाँ पर है? ये भी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। पहला ऑप्शन आ गया, खत्म। दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए। दो लिक्विड है ए और बी, फॉर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन की? जीरो होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है बेटा आइडियल सॉल्यूशन की? वो जीरो होती है। अब ढूंढिए, इसमें कहीं पे दिखा है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। पहला ऑप्शन आ गया, खत्म। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दो सुक्रोज सॉल्यूशन है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ऑफ सेम मोलैलिटी। इसकी मोलैलिटी m है तो इसकी भी मोलैलिटी m है। प्रिपेयर करते हैं दो डिफरेंट सॉल्वेंट में। इसे पानी में बनाया है मैंने, इसे अल्कोहल में यानी इथेनॉल में बनाया है मैंने। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट ना, गलत बात। डेल्टा टी एफ बराबर होता है बेटे के एफ इंटू में मोलैलिटी, और के एफ डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट दोनों के डिफरेंट हैं तो इनके के एफ की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। के एफ वैल्यू डिफरेंट, अगर के एफ वैल्यू डिफरेंट होगी तो डेल्टा टी एफ कभी भी सेम नहीं आ सकता, नहीं आएगा ये कभी भी सेम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? कौन सी गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आ जाओ बेटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटे ध्यान कर लो, यहाँ पे कैसे निकालना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस ज्यादा होने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। और बेटे इसी का मतलब होता है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। या इसको ना दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ऐसे लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं बेटे, ग्लूकोज की बात कर रहा है। ग्लूकोज के अंदर जब हम इसे पानी में डालते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, ये टूटता नहीं है। KNO3 में देखेंगे तो दो मॉलिक्यूल में, दो आयंस में टूट जाएगा। यूरिया एक ही रहेगा, और Na2SO4 तीन आयंस में टूटेगा। कैसे? ऐसे टूटेगा बेटा, ध्यान रखना। KNO3 किस में टूटेगा? K प्लस NO3 माइनस, जबकि Na2SO4 किस में टूटेगा?
तो आप देखोगे 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे बेटे 3 आयंस आएंगे। अब जो कंसंट्रेशन है उनके आयन से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटे कंसंट्रेशन अगर हम यहाँ देखें तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.5 इंटू में 1, 0.5 इंटू में 1, तो ये आ जाएगी बेटे 0.05 के बराबर। 0.05 है यहाँ पे, ठीक है। ओके, 0.01 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 2 से, तो बेटे बन जाएगी 0.02। ऐसे इसकी कर दो 0.01, सॉरी, हाँ 015 इंटू में 1, तो ये आ जाएगी हमारी 0.015। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 0.01 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा बेटे निकल के 0.03। तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ आयंस इसमें है, हायर है ये। तो अगर ये हायर नंबर ऑफ आयंस होंगे तो इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। क्लियर है ये बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन। बेटे पॉजिटिव डेविएशन के लिए याद कर लो, पॉजिटिव डेविएशन, ये एक ट्रिक है। पॉजिटिव डेविएशन में अल्कोहल का होना जरूरी है। अगर आपको कहीं अल्कोहल दिख जाए तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन होगी। आप ढूंढ लो इसमें बेटे कहाँ है अल्कोहल। बेंजीन एंड मिथेनॉल, ये रहा आपका अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नॉन जीरो volatile solute is dissolved in a solvent, the relative lowering vapor pressure। बेटा relative lowering का फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट। ये P की जगह पे आप S भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटे वो कह रहा है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ देख लो क्या है, मोलर फ्रैक्शन ऑफ, खत्म आंसर। ठीक है बेटे, इसके बराबर आ गया। नाउ नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यहां से मुझे पता चलता है कि ये किसका क्वेश्चन है, हेनरी लॉ का। और हेनरी लॉ क्या कहता है, P बराबर होता है KH के। ठीक है बेटे, और ध्यान देना, दिस इज सॉल्युबिलिटी, ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं x निकालूं तो बेटे x बराबर क्या आएगा, P बाय KH के। और तुम्हें क्या पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो आप कहोगे सॉल्युबिलिटी घटती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा एक बात बताओ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसी लिक्विड के अंदर इंक्रीज करेगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कब इंक्रीज कर सकती है, जब टेम्परेचर कम हो। देखो यहाँ पे कहीं टेम्परेचर, हाँ ये आ गया, सी ऑप्शन में है, टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटे, ये भी क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होता है। तो बेटे वेंट ऑफ फैक्टर हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, अगर हमने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हो तो। एक उसमें होता है नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, इसके पास मोलर मास इसके बराबर भी होता है। तो आप देखो इसके अंदर हमें ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आ गया। इस क्वेश्चन में बेटा डाउट है यहाँ पे ना, कुछ क्वेश्चंस में लाइक इसमें ना आपका ये दोनों बिल्कुल सेम सेम से दे रखे हैं। कहाँ देखा था मैंने, ये दोनों आपस में सेम है, मतलब इसमें वॉल्यूम दे रखा है दो दो जगह। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी है, तो मुझे इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बेटे, ये डाउटफुल क्वेश्चन को मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे इसे बाद में, पहले दूसरे देख लेते हैं बेटे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी रिप्रेजेंट नहीं होती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप कहोगे ओस्मोटिक प्रेशर, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चार होती है ना बेटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद कर लो। चार के अंदर होती है, पहली होती है लोवरिंग रिलेटिव, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली तो ये हो गई। दूसरी बेटे कौन सी होती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी होती है बेटे ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चार होती है, तो ओस्मोटिक प्रेशर इसमें दिख रहा है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अभी आपने पढ़ा था नंबर ऑफ आयंस, जिसमें ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, पॉइंट कम होगा। ठीक है,
ऊपर से आपने ये भी पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा। ठीक है, तो बेटे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा निकालना है तुम्हें। फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा निकालना है, कम नहीं निकालना है। कम निकलेगा तो बेटे नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट कब होगा, लोवेस्ट तब होगा फ्रीजिंग पॉइंट जब नंबर ऑफ आयंस हाईएस्ट होंगे। ठीक है, तो मुझे तो फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम ढूंढना है मुझे। तो बेटा इसको ध्यान दो, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ता हूं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैं इसे तोड़ूं तो बेटे ये किसमें टूटेगा, FeH2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस, कितने आयंस निकलेंगे, 4 आयंस निकलेंगे। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं, तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो किसमें टूटेगा, आपका FeH2O5Cl टू वन, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसमें निकलेंगे बेटे 3 आयंस। तीसरा ऑप्शन जो होगा इसमें क्या होगा बेटे, इसको देख लेते हैं। FeH2O4Cl2 Cl 0.2H2O ये था, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ बेटे, इसको तोड़ लेते हैं हम। तो ये तोड़ने पे आएगा हमारा बेटे +1 प्लस क्लोरीन 2 आयंस। और बेटे अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या कहता है, हमारा आयरन जो है H2O के साथ और क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल आएगा कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो बेटे सबसे कम मॉलिक्यूल किस में आ रहे हैं, या सबसे कम आयन किस में आ रहे हैं, डी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसमें मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बना रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल बॉइल्स एट इतने डिग्री टेम्परेचर पर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है बेटे, ध्यान रखना, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो क्या इसको पॉसिबल है कि हम इसे हीट करें और दोनों को सेपरेट आउट कर ले, तो आप आंसर लिखोगे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो चुका है। ठीक, नाउ नेक्स्ट आते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ओस्मोसिस बोलते हैं बेटा इसे, सिंपल। द सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर बेटा ना आयंस बनाता ना एटम्स बनाता, ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाता फ्री में, सिर्फ ओनली फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसे हम लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा P, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिस वन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज दिस वन। ये तो रोल्स लॉ है। रोल्स लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल्स टू XA P0A और PB बराबर XB P0B। ऐसे नहीं होता। ठीक है बेटे, आ जाओ नेक्स्ट। व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज मोर, ए और बी का ज्यादा हो जाए, ए बी का अट्रैक्शन ज्यादा हो किससे, ए और बी से, ए बी से। तो बेटे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव का साइन है, यानी लेस देन का, तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है बेटे, खत्म। पीपल, यानी कि लोगों ने ऐड किया सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर while boiling egg, this is due to increase the boiling point of water। जब भी हम सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, एक सॉल्ट है, सॉल्ट यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप पानी में डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। क्लियर है ये बात बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटे। बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। FeCl3 रिएक्ट करता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ब्लू कलर। If these two are separated by a semi-permeable membrane, then due to osmosis। Okay, अब आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि osmosis कहाँ चलेगी। तो बेटे पहले ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.02। तो सबसे पहले आयंस ढूंढो। इसमें से बेटे 4 आयन निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 4 आयंस। तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0.08 मोलर। जबकि यहाँ पे कितने निकलेंगे, 4 और 1 5, बेटे इसमें 5 आयंस निकलेंगे, ये 5 आयंस देगा आपके, 5 आयंस। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो बेटे ये बन जाएगा 0.5 मोलर। तो बेटे आप देखोगे कि ये जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि ये जो आया ये डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट। अब बेटे हमें क्या पता है ओस्मोसिस क्या होती है, तो हम कहते हैं ओस्मोसिस जो होती है ना,
लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट फ्लो होता है। क्या फ्लो करते हैं यहां से? सॉल्वेंट फ्लो हो जाता है बेटे। ठीक है, तो बेटे अगर सॉल्वेंट फ्लो होगा तो कहां से कहां होगा? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। अब यहाँ लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन तो FeCl थे, तो सॉल्यूशन कहां से कहां मूव करेगा? इधर से इधर मूव करने लगेगा। अगर ये सॉल्यूशन FeCl3 से K4FeCl6 की तरफ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ब्लू कलर कहां बनेगा? ब्लू कलर बेटे यहां फॉर्म होगा, ब्लू कलर फॉर्म इस जगह होगा साइड ए में। तो बेटे कहां होगा हमारा आंसर? इसका क्या आ जाएगा? ब्लू कलर इज फॉर्म टुवर्ड्स साइड ए। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन? देखो बेटे ये क्या दिख रहा है? अल्कोहल दिखाई दिया। अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। खत्म। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है बेंजीन के अंदर, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से नापा जाता है तब जब उसके अंदर क्या हो रही हो? डाइमेराइजेशन। याद कर लो बेटे, ओइक एसिड प्लस वाटर, तो बेटे डिसोसिएशन होगा, क्योंकि एसिड पानी में जाके टूटते हैं। जबकि ओइक एसिड अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन वगैरह में जाएगा तो वहां ये क्या कर लेगा? एसोसिएशन करेगा और एक की जगह डाइमर बनाना फॉर्म कर देगा। टूटेगा नहीं, जुड़ने लगेंगे आपस में। ठीक है, तो बेटे यहाँ डाइमराइजेशन होती है, याद कर लीजिए बेटे। अ मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पॉजिटिव डेविएशन? बेटे पॉजिटिव डेविएशन जब भी लिखा होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है सब ग्रेटर देन आइडियल सॉल्यूशन। ग्रेटर देन में क्या? डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो से बड़ी है तो डेल्टा वी बड़ा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज लीस्ट वेपर प्रेशर? ध्यान दो बेटे, लीस्ट वेपर प्रेशर। ये हमारे पास एक सॉल्यूट है बेटे, ध्यान से समझो। दिस इज सॉल्यूट, और बेटे इसके अंदर हम क्या डालते हैं? ये है हमारा सॉल्वेंट, जिसको इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डाल दिया जाता है और हमारा एक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ये बेटे हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका है। सॉल्यूशन। अब बेटे एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछेंगे यहां से और बहुत ही आसान वाली बात पूछी जाएगी। सॉल्वेंट में से गैस बन रहे थे, पानी के मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस छोड़ के गैस सरफेस में जा रहे हैं हीट देने पर। सिंपल बात है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि प्रेशर बनेगा गैस का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा होगा कि यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, तो यहाँ पे प्रेशर जो बन रहा होगा वो बहुत कम बन रहा है। तो बेटे यहाँ वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है जबकि यहाँ वेपर प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर आपको पता चला सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर, बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो बेटे आपको ये ढूंढना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस सॉल्यूशन में ज्यादा है। चलिए निकालते हैं बेटे। अगर हम पहले सॉल्यूशन की बात करें तो पहले सॉल्यूशन में देखो बेटे, यहां से कैल्शियम क्लोराइड देगा 3 आयंस, ग्लूकोज देगा एक, ठीक है, सोडियम सल्फेट देगा बेटे 3 आयंस, और ये देगा बेटे 4 आयंस। ठीक, तोड़ के देख लो चाहे तो बेटे, देखो ऐसे तोड़ते हैं। अगर मैं दिखाऊं कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, Ca+ और 2Cl-, तो कितने आयंस आएगा बेटे? 3 आयंस आ गए। तो बेटे नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा है? जो आयंस आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज ट्रू अबाउट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बेंजीन एंड टॉलिन? तो बेटे बेंजीन और टॉलिन आपस में मिलकर बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसका डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो जीरो होता है, तो सॉल्यूशन जो हो गया वो क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालनी है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो बेटे याद कर लो, डिसोसिएशन का फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे अगर आप पेपर में बैठोगे तो। डिसोसिएशन I इज इक्वल टू होता है 1 - अल्फा
बेटे अब इंपॉर्टेंट टर्म सुन लो, ये तो कॉमन रहेगी एसोसिएशन में भी और डिसोसिएशन में भी। डिसोसिएशन के लिए आप लगा दोगे एन अल्फा, बस इतनी सी बात है। अब यहां से आप अगर अल्फा और आई का रिलेशन फाइंड आउट करो तो क्या होगा। तो देखो बेटे इसे इधर ले आओ वन को, तो आई माइनस वन इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। अल्फा कॉमन निकाल लो बेटे यहां से, एन माइनस वन आई माइनस वन, अल्फा बराबर क्या हो गया, आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, आई माइनस वन, ये आ गया बी ऑप्शन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है आइडियल सॉल्यूशन की, हाँ होती है, सही है बात। एंथैल ये भी सही बात, यानी कि बोथ ए एंड बी सही है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज। तो बेटे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। हमारे पास तीन चीजें हैं, ग्लूकोज है, यूरिया है और बेटे सुक्रोज है, ठीक है। वेट दे रखा है सबका कितना, 10, 10 और 10। ओस्मोटिक प्रेशर दे रखा है बेटे इसका P1, P2 और P3। बहुत अच्छे। वॉल्यूम सबका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कितना है इसका 250, इसका भी 250 और इसका भी 250, 250 ml दे रखा है सबका वॉल्यूम, ठीक है बेटे। तो पाई यानी प्रेशर बराबर क्या होता है बेटे हमारा, तो प्रेशर बराबर होता है बेटे WB/MB, यानी कि मोल्स RT/V, ठीक है। अब देखो बेटे ग्लूकोज भी नहीं टूटता, यूरिया भी नहीं टूटता, ना सुक्रोज टूटता, तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, 273 केल्विन पे निकालना है, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम सबका कांस्टेंट है, ठीक है। डब्ल्यू भी सबका कांस्टेंट है, तो तुम्हें पता चला बेटे ये पूरी टर्म ना कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी तीनों के अंदर। रह क्या गया, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे, ये मुझे पता लग गई। अब बेटे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालूं तो वो आएगा कितना, 180। यूरिया का होता है अराउंड 62 और सुक्रोज का होता है बेटे 342। ये मोलर मास आ गए। अब बेटे जिसका मोलर मास हाई उसका प्रेशर कम, हाई अगर ये रहेगा तो प्रेशर जो होगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटे, ध्यान रखना, टी मत समझ लेना इसे। ये लो आ जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे, P2 जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, देन उसके बाद 180, देन उसके बाद P3। और ढूंढ लो ये कहां पर है, P2 P1, ये रहा गया आपका सी ऑप्शन, P2 P1 और P3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, which of the following salt will have same value या same volume of Van't of factor I for this one। तो देखो बेटे K4FeCN6 दिया हुआ है, इसे आप तोड़ो तो ये किस में टूटेगा, 4K पॉजिटिव में और FeCN6 4 माइनस में। तो बेटे ये एक आयन और ये चार आयन, तो टोटल आयंस कितने बने हमारे, 5 आयंस बन गए। अब ये 5 आयंस इनमें ढूंढो किसमें है, तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं बेटे, Fe2SO4 थ्राइस है, तो अगर मैं इसे तोड़ू तो ये बनेगा 2Fe, कितना जाएगा 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। तो बेटे यहाँ बने टोटल आयन 5 आयन बन गए बेटे, पहला ही ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो सबकी मोलैरिटी सेम है, इसकी भी इतनी, इसकी भी इतनी, सबकी इतनी, तो मोलैरिटी से कुछ नहीं लेना हमें, मोलैरिटी काट सकते हैं हम अभी फिलहाल के लिए। आयंस निकालो बेटे, इसमें आएंगे बेटे 3 आयन, इसमें आएंगे बेटे 2 आयन, इसमें आएंगे 1 आयन, इसमें आएगा बेटे 1 आयन, या मॉलिक्यूल कह सकते हो आप। मैं आयंस की टर्म्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमन सा लगता है, थोड़ा सा आसान होता है समझने में। तो देखो बेटे K2SO4 में नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 3। इसके अंदर यानी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो हमारे पास हमसे पूछा है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो हम इसका आंसर लगा देंगे K2SO4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, ये नीचे वाला देख लेते हैं। KCl कितने आयंस देगा, 2 आयंस देगा, तो बेटे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.2। इसमें आएंगे बेटे 3 आयंस, तो इसके 3 से कर दो बेटे, तो ये इतना जाएगा 0.15, ठीक है बेटे। तो हमें यहाँ 0.2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 0.15 दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या पता कि ये हमारा डाइल्यूट है,
ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सॉल्यूशन किस तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, BaCl2 टू KCl, तो BaCl2 फ्लो करेगा टुवर्ड्स KCl, सॉल्यूशन खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, पूरा सॉल्व नहीं करना होता, इसके लिए ट्रिक यूज करते हैं। मोलैरिटी बराबर होती है 10 इनटू में परसेंट इनटू में डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो बेटे, हमें क्या निकालने को कहा गया है, हमसे कहा है डेंसिटी निकालो, तो मोलैरिटी गिवन है हमें 2.55 इज इक्वल्स टू 10 इनटू में 20, परसेंटेज 20 दे रखी है, डेंसिटी मुझे निकालनी है। और किसके लिए कहा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलर मास होता है 98। तो अगर बेटे इसे कैलकुलेट कर दें, लेट सपोज मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं, कितना आएगा ये, 98 इंटू में 2.55 डिवाइडेड बाय 200, 1.249, यानी कि अराउंड 1.25 के आ रहा है। तो डेंसिटी आ गई बेटे हमारी 1.25 ग्राम पर ml, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, x ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड इन 69 ग्राम ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके बेटे, देखो बेटे ये क्वेश्चन कैसे करना है। हमें वाटर, वाटर को मैं W ही लिख देता हूँ, W का मतलब वाटर है, x ग्राम दे रखा है, तो मुझे मोलर वेट वाटर का पता है बेटे 18 ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, वेट ऑफ इथेनॉल 69 दे रखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। इसको ना बेटे एक काम करते हैं, इसको WM की जगह ना, WM क्यों लिखा है मैंने इसे, इसको लिखो M ऑफ W, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल कितना होगा, तो इथेनॉल बेटे होता है हमारा C2H6, ठीक है, ओ, C2H5OH होता है ना, चलो ऐसे कर लो, C2H5OH। तो ये अगर मैं निकालू तो 12 दूनी 24, 5 और 1 6 और 16, तो बेटे ये कितना हो जाएगा हमारा, 24 और 30 46, 46 आ रहा है ये हमारा, 46। अब बेटे मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है हमें, इथेनॉल का, कितना दे रखा है 0.6, तो मोल फ्रैक्शन में वाटर का निकाल सकता हूँ, 1 में से माइनस कर दो 0.6 को, तो 0.4 हो जाएगा। नाउ अब बेटे इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखो बेटे, सॉल्व करना ना आसान होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी इसमें। मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं हम। देखो जरा ये सिलेक्ट हो जाएगा क्या, सिलेक्ट हो रहा है। इसको हम एक नए पेज पे ले जाते हैं बेटे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको मैं दूसरे पेज पे ले आता हूँ, कंट्रोल पेस्ट। ठीक है बेटे, इधर आ गया, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा ना करने के लिए, ठीक है। अब बेटे देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल तो बराबर है बेटे मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन में मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब बेटे इसे सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करने में, और अगर वाटर को देखूं तो वाटर निकालना थोड़ा सा फिर भी कंपैरेटिवली इजी होना चाहिए, इसके कंपैरेटिवली देखते हैं, जा देखते हैं क्या निकलता है, Ne प्लस NW, ये मोल फ्रैक्शन। लेकिन हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम कहेंगे कि भाई ये नीचे की टर्म्स तो दोनों में सेम है ना, तो क्यों ना हम इन दोनों का रेशो ले लें, XE बाय XW। तो ये क्या बचेगा, Ne बाय Ne प्लस NW अपॉन NW बाय Ne प्लस NW। तो तुम देखोगे कि NW से NW कैंसिल आउट हो जाएगा, करके देख लो चाहे आप, Ne बाय NW बचेगा। तो हमें क्या पता है, XE तो हमें पता है कितना है हमारा, XE हमारा आ रहा है बेटे 0.6 अपॉन में 0.4 इज इक्वल्स टू, क्या निकालना था मुझे, X की वैल्यू निकालनी है ना, Ne की वैल्यू क्या होगी बेटे, WE बाय ME इंटू में MW बाय WW, ये हमने X माना हुआ है। अब बेटा मुझे सारी वैल्यूज पता है, तो ये हो जाएगा 6/4 इज इक्वल्स टू, WE कितना माना है बेटे मैंने, वो माना है हमने 69, और ME कितना हो जाएगा 46 इंटू में 18/x, तो बेटे x इधर ले जाऊं, तो अगर मैं x इधर ले जाता हूं तो बेटे मेरे पास बचेगा क्या, 69 इंटू में 18 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 46 इंटू में 4, 46 इंटू में 6, नॉट 4, 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटे जरा, 69 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 46 डिवाइडेड बाय
6, 18 आ रहा है। ये x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे? 18 आ रही है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर? तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे कि जो एमसीक्यूज फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स थे जो आपके मिड टर्म पेपर के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि सिर्फ ये मिड टर्म के लिए ही है, लेकिन हाँ मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से ये अभी क्योंकि मिड टर्म आने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। तो ये आज की वीडियो थी बेटे, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना आप इसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटे इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।